आर्थिक घटनाओं की अर्धवार्षिकी। ऑयल इंडिया लिमिटेड बनी 13वीं महारत्न कंपनी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र की दो कंपनियों ऑयल इंडिया लिमिटेड को 13वीं महारत्न कंपनी और ONGC विदेश लिमिटेड को 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा अगस्त 2023 में दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 अगस्त को नई दिल्ली में इन दोनों सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को महारत्न और नवरत्न कंपनी का दर्जा दिए जाने को अनुमोदित कर दिया है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर सरकारी तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया है। ऑयल इंडिया ने वित्त वर्ष 2022-23 में 41,039 करोड़ रुपए का कारोबार किया और उसका शुद्ध लाभ 9,845 करोड़ रुपए रहा था। महारत्न कंपनी का दर्जा पाने के लिए पात्र कंपनी का औसत कारोबार पिछले 3 वर्षों में 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। साथ ही विगत 3 वर्षों औसत वार्षिक शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ रुपए से अधिक और पिछले 3 वर्ष के दौरान औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। देश में 13 महारत्न कंपनियां अगस्त 2023 की स्थिति के अनुसार: भारतीय इस्पात प्राधिकरण SAIL सेल 2010 में, भारतीय रेल निगम IOC 2010 में, कोल इंडिया लिमिटेड CIL 2011 में, गेल इंडिया लिमिटेड GAIL गेल 2013 में, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया PGCIL 2019 में, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC 2010 में, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC 2010 में, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC 2010 में, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL 2013 में, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL 2017 में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 2019 HPCL, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC 2022 में, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL 2023 में। अंकटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड की 5 जुलाई 2013 को जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2022 आय कुल 1295 अरब डॉलर की FDI में विकसित देशों में कुल 378 अरब डॉलर का तथा 916 अरब डॉलर का विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आया। वहीं भारत में इस अवधि में 49 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया, जो वर्ष 2021 में प्राप्त किए गए 55 अरब डॉलर की तुलना में 11% कम है। रिपोर्ट में भारत ग्रीनफील्ड परियोजना घोषणाओं के लिए तीसरा सबसे बड़ा मेजबान देश और दक्षिण एशिया में अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदे के लिए दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। दुनिया के विकसित देशों में पिछले साल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में 37% की गिरावट आई है, जबकि उस अनुपात में भारत में 10% अधिक विदेशी निवेश आया है। इस दौरान एशियाई विकासशील देशों में 2021 की तरह ही 662 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। यह आंकड़ा वैश्विक स्तर पर मिले कुल FDI का करीब आधा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत और आसियान देश क्रमशः 10 और 5% की वृद्धि के साथ FDI के सबसे उत्साही प्राप्तकर्ता हैं। विगत वर्ष जिन 5 देशों में सबसे ज़्यादा करीब 80% FDI आया, उनमें भारत, चीन, सिंगापुर, हांगकांग और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। चीन में FDI 5% बढ़कर 189 अरब डॉलर पहुंच गया। हालांकि हांगकांग में यह 16% घटकर 118 अरब डॉलर रह गया। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में इसलिए निवेश बढ़ रहा है क्योंकि वह तेजी से विकास की राह पर अग्रसर है। भारत सरकार बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ा रही है। कई क्षेत्रों में तेजी से सुधार हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल वैश्विक FDI 12% घटकर 1.3 लाख करोड़ डॉलर रह गया। यूक्रेन युद्ध, खाने पीने की वस्तुओं और ऊर्जा की कीमतों में तेजी और सार्वजनिक कर्ज बढ़ने की वजह से वैश्विक FDI में गिरावट आई है।
सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 141 अरब डॉलर का विदेशी निवेश प्राप्त किया है, जो 2021 के मुकाबले 8% अधिक है। वियतनाम में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 39% की बढ़ोतरी के साथ अब तक के उच्च स्तर 17 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के अनुसार चीन और हांगकांग एशिया में सबसे बड़े निवेशक बने रहे। इसके बाद अमेरिका, जापान और सिंगापुर का स्थान है। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों को 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों SDG को प्राप्त करने के लिए सालाना निवेश घाटे का सामना करना पड़ रहा है। लक्ष्य पाने के लिए जितने निवेश की जरूरत है 1.7 ट्रिलियन डॉलर, उससे कम निवेश मिल रहा है। यह निवेश घाटा अब बढ़कर 4 लाख करोड़ डॉलर पहुंच गया है, जो 2015 में 2.5 लाख करोड़ डॉलर था। विकासशील देशों को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में हर साल करीब 1.7 लाख करोड़ डॉलर के निवेश आवश्यकता है, जबकि उन्हें 2022 में सिर्फ 544 अरब डॉलर का ही निवेश मिला। विश्व निवेश रिपोर्ट के इस 33वें संस्करण की थीम थी इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। शीर्ष FDI अंतर्प्रवाह वाले 10 देश 2022, यहाँ पे क्रम दिया हुआ है देश और FDI बिलियन डॉलर्स में। अमेरिका 285 बिलियन डॉलर, चीन 189 बिलियन डॉलर, सिंगापुर 141, हांगकांग 118, ब्राज़ील का है 85, ऑस्ट्रेलिया का है 62 बिलियन डॉलर, कनाडा 53 बिलियन डॉलर, भारत का 49 बिलियन डॉलर 8वें नंबर पे है ये, और स्वीडन का है 46 बिलियन डॉलर और फ्रांस का है 30 बिलियन डॉलर। शीर्ष FDI बाह्य प्रवाह वाले 10 देश यहाँ अरब डॉलर में दिया हुआ है। रैंक देश और FDI। पहले रैंक पे है अमेरिका 371 अरब डॉलर, दूसरे पे जापान 161 अरब डॉलर, तीसरे पे चीन 147 अरब डॉलर, चौथे में जर्मनी 143 अरब डॉलर, पाँचवा है UK 130 अरब डॉलर, छठवां है ऑस्ट्रेलिया 117 अरब डॉलर, सातवां है हांगकांग 104 अरब डॉलर, आठवां है कनाडा 79 अरब डॉलर, नौवां है दक्षिण कोरिया 66 अरब डॉलर और 10वां है स्वीडन 62 अरब डॉलर और 20वीं रैंक पे है भारत 15 अरब डॉलर। नीति आयोग का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। नीति आयोग ने 15 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI जारी किया था। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम द्वारा जारी इस सूचकांक में गरीबी से मुक्त लोगों की जानकारी दी गई है। यह राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी को कम करने में भारत की प्रगति को दर्शाता है। नीति आयोग के अनुसार 2015-16 से 2019-21 के बीच 5 वर्षों में 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की दर में तेज गिरावट आई है। 2015-16 और 2019-21 के दौरान गरीबी दर 32.59% से घटकर 19.28% रह गई है। इस समयावधि में शहरी क्षेत्र में गरीबी दर 8.65% से घटकर 5.27% हो गई। इस रिपोर्ट में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 707 प्रशासनिक जिलों में बहुआयामी गरीबी का आकलन प्रस्तुत किया गया है। इस सूचकांक का उद्देश्य महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सूचकांकों के निगरानी तंत्र का लाभ उठाना है, जिससे परिणामों में सुधार लाने के लिए इन सूचकांकों के उपयोग को सक्षम किया जा सके और वैश्विक स्तर पर इन सूचकांकों में भारत के प्रदर्शन में उन्हें प्रतिबिंबित किया जा सके। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 NFHS 5 के आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार के थिंक टैंक ने पाया कि भारतीय आबादी में बहुआयामी गरीबों की हिस्सेदारी 2015-16 में 24.85% से घटकर 2019-21 में 14.96% हो गई है।
जो 9.89% की गिरावट को दर्शाती है। नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुआयामी गरीबी के अनुपात में सबसे तेजी से कमी उत्तर प्रदेश में देखी गई है, जहां 34.3 मिलियन लोग 3.43 करोड़ बहुआयामी गरीबी बाहर निकले हैं। इसके बाद बिहार 22.5 मिलियन, मध्य प्रदेश 13.57 मिलियन, राजस्थान 10.8 मिलियन और पश्चिम बंगाल 9.26 मिलियन का स्थान है। बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष 5 राज्य और 2015-16 में उनके परसेंटेज और 2019-21 में। पहला है बिहार 2015-16 में 51.89 और 2019-20 में 33.76। दूसरा है झारखंड 42.10, 28.81। तीसरा है मेघालय 32.54 और 27.79। चौथा है उत्तर प्रदेश 34.68, 22.93। पांचवा है मध्य प्रदेश 36.53, 20.63। पिछले दिनों जारी ग्लोबल MPI 2021 के अनुसार 109 देशों में भारत का स्थान 66वां है। सूचकांक के अनुसार MPI मूल्य 0.117 से लगभग आधा होकर 0.066 हो गया है और वर्ष 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई है। इस सुधार के परिणाम स्वरूप भारत 2030 की निर्धारित समय सीमा से काफ़ी पहले SDG लक्ष्य 1.2 को प्राप्त करने के पथ पर अग्रसर है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पोषण में सुधार, बच्चों के स्कूल जाने की व्यवस्था, स्वच्छता और रसोई के लिए ईंधन की व्यवस्था ने गरीबी में कमी लाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। यह सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर गरीबी को परिभाषित करने का समग्र तरीका है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय, राज्य और जिलों के स्तर पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सुधार की योजनाओं का आकलन किया जाता है। मार्च 2023 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण। 30 जून 2023 को RBI द्वारा भारत पर विदेशी ऋण की स्थिति से जुड़ी नवीनतम रिपोर्ट जारी की गई। मार्च 2023 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण 624.7 अरब डॉलर था, जो एक वर्ष पूर्व मार्च 2022 के अंत में 619.1 अरब डॉलर था। इस प्रकार कुल विदेशी ऋण में 5.6 अरब डॉलर यानी कि 0.9% की वृद्धि 2022-23 के दौरान दर्ज की गई। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के दौरान विदेशी ऋण में हुई वृद्धि रुपये व अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर के मूल्य में हुई वृद्धि के चलते कम रही है। मार्च 2023 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण GDP का 18.9% था, जो एक वर्ष पूर्व मार्च 2022 के अंत में 20% था। मार्च 2023 के अंत में भारत पर 624.7 अरब डॉलर के कुल विदेशी ऋण में दीर्घकालिक ऋण 496.3 अरब डॉलर व अल्पकालिक ऋण 128.4 अरब डॉलर था। मार्च 2023 के अंत में कुल विदेशी ऋण में 79.4% भाग दीर्घकालिक ऋणों का था, जबकि अल्पकालिक ऋणों का भाग 20.6% था। RBI की इस रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 के अंत में देश के कुल विदेशी ऋण का सर्वाधिक 54.6% भाग डॉलर में निरूपित था। दूसरे स्थान पर 29.8% भाग भारतीय रुपये में, 6.1% भाग SDR में, 5.7% जापानी येन में तथा 3.2% भाग यूरो में निरूपित था। रिपोर्ट के अनुसार भारत का ऋण सेवा अनुपात डेट सर्विस रेशियो निर्यात प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋणों व ब्याज की अदायगियाँ मार्च 2022 के अंत में 5.2% था, जो मामूली बढ़कर मार्च 2023 में 5.3% हो गया था। मार्च 2023 के अंत में अल्पकालिक ऋण देश में आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष के 22.2% थे, जो एक वर्ष पूर्व मार्च 2022 के अंत में 20% थे। विदेशी ऋण
एक दृष्टि में, यहाँ पे हमें इस तरीके से इसे देखना होगा। विदेशी ऋण एक दृष्टि में कुल विदेशी ऋण जो है वो 624.7 अरब डॉलर का है। दीर्घ कालीन ऋण जो है वो 496.3 अरब डॉलर का। कुल विदेशी ऋण में दीर्घकालिक ऋण का भाग है 79.4%, अल्पकालिक ऋण 128.4 अरब डॉलर। कुल विदेशी ऋण में अल्पकालिक ऋण का भाग है 20.6%। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल विदेशी ऋण 18.9%। मुद्राओं की दृष्टि से विदेशी ऋण की संरचना डॉलर मूल्यों में है 54.5%, रुपए मूल्य में है 29.8%, और उसके बाद है एसडीआर में 6.1%, येन में 5.7%, यूरो में 3.2%। मार्च 2023 के अंत में ऋण सेवा अनुपात 5.3% है। पहली तिमाही अप्रैल जून 2023 भारत के विदेशी व्यापार के आंकड़े। बीते वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश के वस्तुगत निर्यातों से डॉलर मूल्य में लगभग 6% की वृद्धि प्राप्त की गई थी, जिससे पूरे वित्तीय वर्ष में वस्तुगत निर्यात 447 अरब डॉलर के रहे थे। किंतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्यातों में ऋणात्मक वृद्धि का क्रम बना हुआ है। इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल जून 2023 में देश के निर्यातों व आयातों में दोनों में ही गिरावट दर्ज की गई है। वस्तुगत निर्यातों में विगत 5 माह से लेकर गिरावट के चलते संदर्भित तिमाही अप्रैल जून 2023 में देश के वस्तुगत निर्यातों में 15.13% की गिरावट दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 14 जुलाई 2023 को जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल जून 2022 में भारत के वस्तुगत निर्यात जहां 120.98 अरब डॉलर के थे, अप्रैल जून 2023 में यह 102.68 अरब डॉलर अनंतिम के ही रहे हैं। विदेशी व्यापार के आंकड़े अनंतिम वस्तुगत व्यापार, और ये सारे अरब डॉलर में हैं। अप्रैल जून 2022-23 और ये 2023-24 का है। 2022-23 का क्वार्टर 1 की तुलना में 2023-24 के क्वार्टर 1 में वृद्धि प्रतिशत में यहाँ पे दी हुई है। निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट्स 120.98 से 102.68, तो यहाँ पे ये माइनस में वृद्धि हुई है इसकी, यहाँ पे ये माइनस में चला गया है, -15.13%। आयात यानी कि इंपोर्ट 183.54 से 160.28 2023-24 में, और इसमें भी ऋणात्मक मतलब माइनस में शुरू हुआ है 12.67%। जो व्यापार शेष है यानी ट्रेड बैलेंस है वो -62.55, और यहाँ पे 2023-24 में -57.60। सेवाओं का व्यापार यहाँ पे अरब डॉलर में दिखाया गया है। निर्यात जो है वो 2022-23 में 76.09, 2023-24 में 80.03, और आयात जो है ये 2022-23 में 45.02 और 2023-24 में 45.01, और व्यापार शेष है यहाँ पे 31.7 अरब डॉलर और यहाँ पे 35.02 अरब डॉलर, और यहाँ पे जो है वृद्धि हुई है निर्यात में 5.18% की। आगे देखते हैं वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, यहाँ पे अरब डॉलर में ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे निर्यात जो है प्राप्तियाँ उसकी 2022-23 में 197.08, 2022-23-24 में 182.70, और इसमें यहाँ पे माइनस में इसकी वृद्धि दर्शाई गई है, तो ये है घटा हुआ है 7.29%। आयात भुगतान में 228.54 अप्रैल 2022-23 में और 2023-24 में 205.29, यहाँ पे भी घटा हुआ है 10.18%, और व्यापार शेष इसका निकला है -31.49 और यहाँ पे -22.59। इसी प्रकार अप्रैल जून 2023 की अवधि के वस्तुगत आयात 160.28 डॉलर के हो गए थे,
अप्रैल जून 2022 की तुलना में यह 12.67% कम है। इन आंकड़ों के साथ व्यापार घाटा यानी कि ट्रेड डेफिसिट अप्रैल जून 2023 में 57.60 अरब डॉलर रहा। विदेशी व्यापार के इन आंकड़ों में सेवाओं के व्यापार के अंतिम आंकड़े भी जोड़े जाएं तो अप्रैल जून 2022-23 भारत के कुल निर्यात वस्तुगत व सेवाओं के निर्यात मिलाकर 182.70 अरब डॉलर या आयात 205.29 अरब डॉलर के रहे हैं तथा विदेशी व्यापार घाटा 22.59 अरब डॉलर का रहा है। वाणिज्य मंत्रालय के इन आंकड़ों के अनुसार अप्रैल जून 2023 की तिमाही में भारत के वस्तुगत निर्यातों के पहले 5 प्रमुख गंतव्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, चीन व ब्रिटेन रहे हैं, जबकि इसी अवधि में आयातों के प्रमुख स्रोत क्रमशः चीन, रूस, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब रहे हैं। पूर्व वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूरे वर्ष के दौरान भारत के कुल वस्तुगत निर्यात 447.46 अरब डॉलर के व आयात 714.24 अरब डॉलर के रहे थे। अंतिम आंकड़े हैं ये। इस प्रकार 2022-23 में पूरे वर्ष में व्यापार घाटा 266.78 अरब डॉलर का ही था। AEO T3 का दर्जा गेल GAIL भारत की अग्रणी प्राकृतिक गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर AEO T3 का दर्जा दिया गया है। यह मान्यता निर्यातकों और आयातकों के लिए उच्चतम स्तर की सुविधा का प्रतीक है, जो गेल को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक विश्वसनीय और सुरक्षित भागीदार के रूप में स्थापित करती है। आगे हैं AEO T3 का दर्जा गेल इंडिया के लिए कई तरह से लाभदायक है। यह प्रमाणीकरण सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है, प्रशासनिक बोझ को कम करता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेन देन की गति और दक्षता को बढ़ाता है। निर्यात तैयारी सूचकांक EPI रिपोर्ट 2022 नीति आयोग 17 जुलाई 2023 को वर्ष 2022 में भारत के राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI रिपोर्ट 2023 जारी किया। रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022 के लिए वैश्विक व्यापार संदर्भ में भारत के निर्यात प्रदर्शन की चर्चा की गई है। इसके बाद देश के क्षेत्र विशेष के निर्यात प्रदर्शन का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। रिपोर्ट में देश के जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है और देश में व्यापारिक निर्यात का जिला स्तरीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। सूचकांक के लिए देश के सभी 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों तटीय राज्य, भूमिबद्ध राज्य, हिमालयी राज्य तथा केंद्र शासित व छोटे राज्य में बांटा गया है। 0 से 100 मान वाले इस सूचकांक का मान किसी राज्य के लिए जितना अधिक है उतना ही अधिक यह उस राज्य के निर्यात तैयारी एवं क्षमता को दर्शाता है। EPI 2022 के प्रमुख बिंदु राज्यों का प्रदर्शन शीर्ष प्रदर्शनकर्ता EPI 2022 में तमिलनाडु शीर्ष पर है, उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान है। EPI 2021 जो कि वर्ष 2022 में जारी किया गया था में गुजरात शीर्ष स्थान पर था, लेकिन EPI 2022 में वह चौथे स्थान पर चला गया है। निर्यात मूल्य, निर्यात एकाग्रता और वैश्विक बाजार फुटप्रिंट सहित निर्यात प्रदर्शन संकेतकों के कारण ही तमिलनाडु शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बना हुआ है। तमिलनाडु ऑटोमोटिव, चमड़ा, वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे क्षेत्रों में लगातार अग्रणी रहा है। पहाड़ी हिमालयी राज्य EPI 2022 में पहाड़ी हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थान है। स्थल रुद्ध क्षेत्र EPI 2022 में भूमि से घिरे क्षेत्रों में हरियाणा शीर्ष पर है।
यह निर्यात क्षेत्र में उसकी तैयारियों को प्रदर्शित करता है। इसके बाद तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान का स्थान है। केंद्र शासित प्रदेश या छोटे राज्य। केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों में गोवा ईपीआई में पहले स्थान पर है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लद्दाख क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे और पांचवें स्थान पर रहे हैं। वर्ष 2021 में वैश्विक व्यापार कोविड-19 महामारी के प्रभाव से उभरता हुआ पाया गया। वस्तुओं की बढ़ती मांग, राजकोषीय नीतियों, वैक्सीन वितरण और प्रतिबंधों में ढील जैसे कारकों का विगत वर्ष की तुलना में वस्तु व्यापार में 27% की वृद्धि और सेवा व्यापार में 16% की वृद्धि का योगदान रहा। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा, जिस कारण अनाज, तेल, प्राकृतिक गैस जैसे क्षेत्र प्रभावित हुए। वस्तुओं के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई और वर्ष 2021 की चौथी तिमाही तक सेवा क्षेत्र व्यापार महामारी पूर्व स्तर पर पहुंच गया। वैश्विक मंदी के बावजूद वर्ष 2021-22 में भारत का निर्यात अभूतपूर्व रूप से 675 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया, जिसमें वस्तु व्यापार 420 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। वित्त वर्ष 2022 में वस्तु निर्यात मूल्य 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर सरकार द्वारा निर्धारित एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य से अधिक रहा। मार्च 2022 तक यह 422 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। इस प्रदर्शन के कई कारण हैं। वैश्विक स्तर पर वस्तुओं की बढ़ती कीमतें और विकसित देशों से बढ़ती मांग के कारण भारत के वस्तु निर्यात में काफ़ी वृद्धि हुई। निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष राज्यों में से 6 तटीय राज्यों तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्य। इन राज्यों द्वारा कम से कम एक स्तंभ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ने सभी संकेतकों में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट के अनुसार निर्यात के दृष्टिकोण गुजरात का जामनगर देश का शीर्ष जिला बना हुआ है। इसके बाद सूरत, मुंबई, पुणे, भरूच, कांचीपुरम, अहमदाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा और बेंगलुरु का स्थान है। जहां तक नीतिगत पारिस्थितिकी तंत्र के सकारात्मक पहलुओं का सवाल है, कई सरकारों ने अपनी सीमाओं के भीतर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक उपाय व नीतियां लागू की हैं। सकारात्मक पक्ष को देखें तो नीतिगत पारिस्थितिकी तंत्र एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसमें कई राज्य अपने राज्यों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नीतिगत उपाय अपना रहे हैं। जिला स्तर पर देश के 73% जिलों में निर्यात कार्य योजना के साथ 99% से अधिक एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत आते हैं। ईपीआई 2022 रैंकिंग में शीर्ष 10 राज्य रैंक, राज्य, श्रेणी और अंक। पहला है तमिलनाडु, तटीय श्रेणी का है 80.89 अंक। दूसरा है महाराष्ट्र, तटीय श्रेणी में 78.20। तीसरा है कर्नाटक, तटीय श्रेणी में 76.36। चौथा है गुजरात, श्रेणी है तटीय 73.22। पांचवा है हरियाणा, लैंडलॉक 63.65। छठा है तेलंगाना, लैंडलॉक श्रेणी में 61.36। उत्तर प्रदेश है लैंडलॉक श्रेणी में 61.23। उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान है। 8वां स्थान पे है आंध्र प्रदेश, तटीय श्रेणी में 59.27। 9वें स्थान पर है उत्तराखंड, हिमालयन श्रेणी में 59.13। 10वें नंबर पे है पंजाब, लैंडलॉक श्रेणी 58.95। 11वें नंबर पे है उड़ीसा, तटीय श्रेणी में 55.84। 12वें नंबर पे है मध्य प्रदेश, लैंडलॉक श्रेणी में 55.68। 13वें नंबर पे है राजस्थान, लैंडलॉक श्रेणी में 54.80। चौथे नंबर पे है पश्चिम बंगाल, तटीय श्रेणी में 53.57। 15वें स्थान पर है हिमाचल, हिमालय श्रेणी में 52.25। 16वें नंबर पे है गोवा, छोटा राज्य 51.58। 17वें नंबर पे है जम्मू कश्मीर, पहाड़ी श्रेणी में 47.79। 18वें नंबर पे है दिल्ली यानी कि यूटी श्रेणी में और 47.69। 19वें नंबर पे है केरल, तटीय श्रेणी में 44.03। 20वें नंबर पे है झारखंड,
लैंडलॉक श्रेणी में 43.91। 21वें नंबर पे है असम, लैंडलॉक श्रेणी में 43.19। 22वें नंबर पे है बिहार, लैंडलॉक श्रेणी में 41.06। 23वें नंबर पे है मणिपुर, हिमालय श्रेणी में 40.77। 24th नंबर पे है अंडमान निकोबार, यूटी श्रेणी में 40.65। 25वें नंबर पे है छत्तीसगढ़, लैंडलॉक श्रेणी में 39.10। 26 नंबर पे है त्रिपुरा, हिमालय श्रेणी में 38.30। 27वें नंबर पे है सिक्किम, हिमालय श्रेणी में 36.86। 28 नंबर पे है नागालैंड, हिमालय श्रेणी में 34.63। और 29 नंबर पे है लद्दाख, यूटी में 31.51। 30 रैंक पे है चंडीगढ़, यूटी श्रेणी में 31.27। 31 रैंक पे है पुदुचेरी, यूटी श्रेणी में 24.34। 32 रैंक पे है मेघालय, हिमालय श्रेणी में 24.24। 33वें रैंक पे है अरुणाचल प्रदेश, हिमालय श्रेणी में 19.92। 34वें स्थान पर है दादर नागर हवेली, यूटी श्रेणी में 18.94। दादर नागर हवेली और दमनदीप, यूटी श्रेणी में 18.74। 35वें रैंक पे है मिजोरम, हिमालय श्रेणी में 16.96। 36वें रैंक पे है लक्षद्वीप, यूटी श्रेणी में 11.30। EPI 2022 के 4 स्तंभ इस प्रकार हैं। नीति स्तंभ राज्य और जिला स्तर पर निर्यात संबंधित नीति पारिस्थितिकी तंत्र और संस्थागत ढांचे को अपनाने का मूल्यांकन करता है। बिजनेस इकोसिस्टम राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में कारोबारी माहौल, सहायक बुनियादी ढांचे और परिवहन कनेक्टिविटी का आकलन करता है। निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संबंधित बुनियादी ढांचे, व्यापार समर्थन और अनुसंधान तथा विकास R&D पर ध्यान केंद्रित करता है। निर्यात प्रदर्शन किसी राज्य के निर्यात की वृद्धि, एकाग्रता और वैश्विक बाजार पदचिह्न का आकलन करता है। EPI के 4 स्तंभों के 10 उप स्तंभ हैं। निर्यात प्रोत्साहन नीति, संस्थागत ढांचा, व्यापारिक वातावरण, आधारभूत संरचना, परिवहन कनेक्टिविटी, निर्यात अवसंरचना, व्यापार समर्थन, अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना, निर्यात विविधीकरण और विकास उन्मुखीकरण। EPI के 4 स्तंभों के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है तथा उनके उप स्तंभ प्रासंगिक संकेतकों का उपयोग करने के साथ राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। EV को वित्त पोषण करने हेतु इवॉल्व EVO LVE मिशन लॉन्च। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने जून 2023 में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के निवेशकों MSME के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से नीति आयोग, विश्व बैंक, कोरियाई विश्व बैंक और आर्थिक सहायता कोष EDCF के साथ मिलकर मिशन इवॉल्व इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम इवॉल्व की घोषणा की है। इवॉल्व के प्रमुख बिंदु, इसमें सबसे पहले EV श्रेणी के लिए माइक्रो कॉमर्स शेयरों की आपूर्ति शामिल है, जिसमें इक्विटी लागत को कम करना और टेली कंपनी लिमिटेड के लिए वित्तीय डेटा प्रदान करना है। यह मिशन 2030 EV30 तक भारत के 30% EV प्रवेश लक्ष्य का समर्थन करने के लिए सिडबी के उद्देश्यों का समर्थन करता है। अप्रैल में सिडबी ने मिशन 50,000 EV4 ECO नामक एक पायलट योजना की शुरुआत की, जिसे MSME को वित्त पोषण करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो व्यावसायिक उपयोग हेतु EV की कमी के लिए ऋण प्राप्त करने का समर्थन करता है। मिशन का प्राथमिक उद्देश्य 50,000 EV इलेक्ट्रिक वाहनों को वित्त पोषित करना है और जल्द ही रोड पर 5,000 2 पहिया और 3 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को उतारना है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में EV की बिक्री 1 मिलियन से अधिक हो गई थी, जिसमें 2 पहिया की कुल की हिस्सेदारी 62% थी। इवॉल्व मिशन भारत में स्थायी परिवहन समाधान को बढ़ावा देने में योगदान देता है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 मई 2023 में जारी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे
नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 के अनुसार विनिर्माण कंपनियों में इनोवेशन स्तर के मामले में कर्नाटक सबसे इनोवेटिव राज्य बना हुआ है। कर्नाटक के बाद दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, तेलंगाना, तमिलनाडु का स्थान है। NMIS विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO द्वारा किया गया एक संयुक्त अध्ययन है। उड़ीसा, बिहार, झारखंड में इनोवेटिव फर्मों की सबसे कम हिस्सेदारी है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे राज्य रैंकिंग और स्कोर दिए हुए हैं। कर्नाटक पहले रैंकिंग पे है 33.41 स्कोर, तेलंगाना तीसरे रैंकिंग पे है 32.66, महाराष्ट्र चौथे रैंकिंग पे है 32.54, हरियाणा 10वें रैंकिंग पे है 30.47, गुजरात है 11वें रैंकिंग पे 30.47, केरला है 15th रैंक पे 29.39, उत्तर प्रदेश है 14th रैंक पे 29 अंकों के साथ, मध्य प्रदेश है 15th रैंक पे 26.47, पश्चिम बंगाल 16वें रैंक पे है 27.77, पंजाब 17वें रैंक पे 27.48, छत्तीसगढ़ 19वें रैंक पे 27.02, राजस्थान 20वें रैंक पे 26.42, आंध्र प्रदेश 22वें रैंक पे 24.25, उड़ीसा 23वें रैंक पे 23.05, झारखंड 24वें रैंक पे 22.78, बिहार 26वें रैंक पे 21.32, प्रमुख राज्यों का औसत 28.12, पहाड़ी राज्य उत्तराखंड है 5वीं रैंक पे 31.72, हिमाचल प्रदेश 8वीं रैंक पे 31.20, असम है 25वीं रैंक पे 22.22, पूर्वोत्तर राज्य असम को छोड़कर 27वीं रैंक पे 39.69 और पहाड़ी राज्यों का औसत है 26.21, दादर नगर हवेली दूसरी रैंक पे है 32.88, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव, पौंडीचेरी है 7वीं रैंक पे 31.29, नई दिल्ली है 9वीं रैंक पे 30.55, गोवा है 12वीं रैंक पे 29.77, चंडीगढ़ है 18वीं रैंक पे 27.03, जम्मू कश्मीर है 21वीं रैंक पे 26.29, केंद्र शासित प्रदेश शहर है केंद्र शासित प्रदेश और शहर राज्यों का औसत है यहाँ पे 29.64, राष्ट्रीय औसत है 28.17। अन्य संबंधित सेवा क्षेत्रों और MSME को कवर करने के लिए 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का उपयोग किया गया। सर्वेक्षण में शामिल 8000 से अधिक फर्मों में से लगभग 3/4, जिसमें अधिकांश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं, ने वित्तीय वर्ष 2017 से 20 के सर्वेक्षण अवधि के दौरान न कोई उत्पाद बनाया और न ही व्यवसाय प्रक्रिया से नवाचार अपनाया। टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने 21 जून 2023 को विश्व की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की सूची जारी की है। इस सूची में भारतीय कंपनी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI और फैशन प्रोडक्ट से जुड़ी कंपनी मीशो को शामिल किया गया है। टाइम की इस सूची में 5 श्रेणियों की लीडर्स, डिसरप्टर्स, इनोवेटर्स, टाइटन्स और पायनियर्स में बांटा गया है। प्रभावशाली कंपनियों की इस सूची में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सस्टेनेबिलिटी से जुड़ी अधिक कंपनियां शामिल हैं। सूची की 12% से अधिक कंपनियां AI इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। टाइम मैगजीन की इस सूची में OpenAI, SpaceX, चेसकॉम और गूगल डीप माइंड जैसी शीर्ष कंपनियां शामिल हैं। अमेरिकी सोशलाइट किम कार्दशिया का क्लोथिंग ब्रांड स्किम्स, सैम ऑल्टमैन का OpenAI, फुटवेयर निर्माता क्रॉक्स, एलोन मस्क का SpaceX भी इस सूची में शामिल है। किम कार्दशिया की स्किम्स को टाइम्स के कवर पेज पर स्थान दिया गया है। सूची में शामिल 2 भारतीय कंपनियों में NPCI के लिए टाइम मैगजीन ने कहा कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने UPI लॉन्च किया, साथ ही
2022-23 सत्र के दौरान इसके माध्यम से 51% ट्रांजैक्शन किया। टेक्नोलॉजी क्षेत्र की कंपनियों की सूची में सैमसंग, गूगल डीप माइंड, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और आईबीएम जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भी इस सूची में जगह बनाई है। टाइम ने भारतीय कंपनी मीशो के बारे में कहा कि कंपनी विक्रेताओं से कोई कमीशन नहीं लेती। बंगलुरु स्थित मीशो 2022 की शुरुआत में सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला शॉपिंग ऐप था। आईएमटी राजमार्ग परियोजना। म्यांमार के रास्ते भारत व थाईलैंड को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए प्रस्तावित आईएमटी राजमार्ग परियोजना आईएमटी हाईवे प्रोजेक्ट पर कार्य तीव्र गति से चल रहा है तथा वर्ष 2027 तक इसका पूरा होने की संभावना केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में व्यक्त की है। परियोजना पर कार्य की स्थिति के अवलोकन के पश्चात श्री गडकरी ने बताया, इसका लगभग 70% कार्य पूरा हो चुका है। लगभग 1400 किलोमीटर लंबा यह सड़क मार्ग भारत में मणिपुर के मोरेह को म्यांमार के रास्ते थाईलैंड के मैक सॉट थाईलैंड से जोड़ेगा, जिसका विस्तार आगे आसियान के अन्य देशों लाओस, इंडोनेशिया व वियतनाम तक किए जाने की योजना है। इस परियोजना से आसियान देशों के साथ कनेक्टिविटी का विस्तार होगा तथा सड़क मार्ग से ही भारत से थाईलैंड व आगे अन्य देशों तक जाया जा सकेगा। आपसी व्यापार को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। आसियान के इन देशों के साथ कनेक्टिविटी में वृद्धि से व्यापार के लिए चीन पर इन देशों की निर्भरता कम होगी। एचडीएफसी का एचडीएफसी बैंक में विलय। एचडीएफसी का एचडीएफसी बैंक में विलय। आवास वित्त क्षेत्र की निजी क्षेत्र की कंपनी एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन का विलय 1 जुलाई को 2023 एचडीएफसी बैंक में हो गया। इस विलय के लिए योजना की घोषणा पहले ही अप्रैल 2022 में की जा चुकी थी। सभी वैधानिक औपचारिकताओं के पश्चात इस विलय के लिए मार्ग जून 2023 में प्रशस्त हो गया था तथा विलय प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए दोनों वित्तीय संस्थानों के निदेशक मंडलों की अलग अलग बैठकें 30 जून 2023 को हुई। एचडीएफसी बोर्ड की इस अंतिम बैठक के बाद एचडीएफसी का एचडीएफसी बैंक में विलय 1 जुलाई 2023 से प्रभावी हो गया है। इस विलय के कारण एचडीएफसी की सभी शाखाओं ने एचडीएफसी बैंक के रूप में कार्य शुरू कर दिया है। एचडीएफसी के शेयर्स 13 जुलाई 2023 से स्टॉक एक्सचेंज से हटा लिए गए तथा एचडीएफसी के शेयरधारकों को उनके प्रति 25 शेयरों के बदले एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर दिए गए हैं। इस विलय के पश्चात बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन कैप की दृष्टि से एचडीएफसी बैंक देश में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के पश्चात दूसरी बड़ी कंपनी बन गई है तथा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को इसने तीसरे स्थान पर पिछाड़ दिया है। एक आवास ऋण संस्थान के रूप में एचडीएफसी की स्थापना 1977 ईस्वी में हुई थी। इसकी अनुषंगी इकाई के रूप में एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। आज एचडीएफसी बैंक देश में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। 1 जुलाई 2023 में एचडीएफसी का विलय अपनी ही अनुषंगी इकाई एचडीएफसी बैंक में हो गया है। 2023-24 के लिए खरीफ उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2023-24 की खरीफ की उपजों के लिए नए न्यूनतम समर्थन मूल्यों मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस एमएसपीज की घोषणा केंद्र सरकार ने 7 जून 2023 को की। नए न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं ताकि किसानों को उनकी उपज की अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत का न्यूनतम 1.5 गुना मूल्य प्राप्त हो सके। इसी संदर्भ में सभी खरीफ उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य उनकी लागतों की तुलना में 1.5 गुना या उससे भी अधिक इस वर्ष किए गए हैं। दालों व तिलहनों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से इनके न्यूनतम समर्थन मूल्यों को विशेष लाभप्रद बनाने का प्रयास इस वर्ष भी नए समर्थन मूल्यों में किया गया है।
इसके लिए तिल, सिसमम, मूंग, मूंगफली, अरहर के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में अधिक वृद्धि इस वर्ष भी की गई है। खरीफ की मुख्य खाद्यान्न उपज धान की दोनों किस्मों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में रुपये 143 प्रति कुंटल की वृद्धि इस बार की गई है। इससे धान की सामान्य किस्म का न्यूनतम समर्थन मूल्य रुपये 2040 प्रति कुंटल से बढ़कर रुपये 2183 प्रति कुंटल हो गया है। एक ग्रेड धान के मामले में इतनी ही वृद्धि से यह रुपये 2060 प्रति कुंटल से बढ़कर 2203 प्रति कुंटल हो गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में इस वर्ष सर्वाधिक रुपये 805 प्रति कुंटल की वृद्धि तिल के मूल्य में की गई है, जिसे रुपये 7830 प्रति कुंटल से बढ़ाकर 8635 प्रति कुंटल किया गया है। सामान्य श्रेणी के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य रुपये 2040 प्रति कुंटल से बढ़ाकर रुपये 2183 प्रति कुंटल 2023-24 में किया गया है। 23-24 में धान की लागत रुपये 1455 प्रति कुंटल आकलित की गई है। इस प्रकार उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य रुपये 2183 प्रति कुंटल लागत की तुलना में 50% अधिक है। अरहर का न्यूनतम समर्थन मूल्य रुपये 6600 प्रति क्विंटल से बढ़कर रुपये 7000 प्रति क्विंटल 2023-24 में किया गया है। इस प्रकार इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में रुपये 400 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022-23 में रुपये 6600 प्रति क्विंटल से बढ़कर रुपये 6950 प्रति क्विंटल 2023-24 में किया गया। नया न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में रुपये 350 प्रति क्विंटल अधिक है। मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5850 प्रति क्विंटल से बढ़कर रुपये 6377 प्रति क्विंटल 2023-24 में किया गया है। मूंगफली के MSP में रुपये 527 प्रति क्विंटल 527 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। नए समर्थन मूल्यों में लागत पर सर्वाधिक प्रतिशत प्रतिफल मैक्सिमम परसेंट रिटर्न ओवर कॉस्ट बाजरा पर किसानों को प्राप्त होगा, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य रुपये 2350 2350 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर रुपये 2500 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो इसकी लागत पर रुपये 82% का प्रतिफल किसानों को उपलब्ध कराएगा। ज्वार हाइब्रिड व मल डांडी के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में क्रमशः रुपये 210 व रुपये 235 प्रति क्विंटल की वृद्धि सरकार ने की है। इससे इनके नए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः रुपये 3180 हाइब्रिड के लिए व रुपये 32.25 प्रति क्विंटल हैं। खरीफ उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे MSP रुपये प्रति कुंटल में दिया हुआ है 2022-23 में और 2023-24 में। यहाँ पे न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दिया हुआ है। पहला है धान सामान्य 2022-23 में 2040 का था और 2023-24 में 2183 का हो गया, 143 प्रति क्विंटल की इसमें वृद्धि हुई है। धान ग्रेड A का 2060 था और 2203 हो गया है 23-24 में, 143 की वृद्धि हुई है। ज्वार हाइब्रिड 2970 का था जो कि बढ़ के 3180 का हो गया है, 210 की वृद्धि हुई है। ज्वार मल डांडी 2990 का था जो कि 3225 का हो गया है, इसमें 235 की वृद्धि हुई है। बाजरा 2350 का था जो कि 2500 का हो गया है, इसमें 150 की वृद्धि हुई है। रागी 3578 का था, 3846 का हो गया है किया गया है और ये 268 की वृद्धि हुई है। मक्का की यहाँ पे दिया हुआ है, तो मक्का की
962 था और 2090 किया गया है और 128 की वृद्धि की गई है। तुअर यानी कि अरहर दाल में 6600 था और 7000 किया गया है, इसमें 400 की वृद्धि हुई है। मूंग में 7,755 था, 8,558 किया गया और 803 की वृद्धि हुई है। उड़द में 6,600 का था, 6,950 किया गया और 350 की वृद्धि हुई है। मूंगफली 5850 5,850 से 6,377 किया गया और 527 की वृद्धि हुई है। सूरजमुखी बीज के साथ 6,400 से 6,760 किया गया और 360 इसमें वृद्धि की है। सोयाबीन पीली 4,300 से 4,600 किया गया और 300 इसमें वृद्धि हुई है। तिल की 7,830 से 8,685 बढ़ोतरी हुई है और 805 की वृद्धि की है। नाइजर सीड की 7,287 से 7,734 किया गया और 447 की वृद्धि हुई है। कपास मध्यम रेशा 6,080 से बढ़ा के 6,620 किया गया है, इसमें 540 की बढ़ोतरी हुई है। कपास लंबा रेशा 6,380 से 7,020 किया गया है, 640 की बढ़ोतरी हुई है। धान ग्रेड ए, ज्वार, मलडांडी व कपास लंबा रेशा के लिए लागत अलग से आकलित नहीं की जाती है। अगला पॉइंट है रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य रुपये 3,578 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर रुपये 3,846 प्रति क्विंटल 2023-24 के लिए किया गया है। इस प्रकार रुपये 268 प्रति क्विंटल की वृद्धि इसके मामले में की गई है। मध्यम और लंबे रेशे वाले कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य में क्रमशः रुपये 540 प्रति क्विंटल और रुपये 640 प्रति क्विंटल की वृद्धि 2023-24 के लिए की गई है, जिससे इनके नए समर्थन मूल्य में अब क्रमशः रुपये 6,620 व रुपये 7,020 प्रति क्विंटल हो गए हैं। देश में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या और टेली डेंसिटी पर ट्राई की रिपोर्ट। देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या और टेली डेंसिटी आदि पर मार्च 2023 के अंत की स्थिति के बारे आंकड़े भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा मई 2023 में जारी किए गए। इन आंकड़ों के अनुसार मार्च 2023 के अंत में देश में टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या 117.23 करोड़ थी, जो एक वर्ष पूर्व मार्च 2022 के अंत में 116.69 करोड़ थी। इस प्रकार 2022-23 में देश में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या में 54 लाख की वृद्धि दर्ज की गई। ट्राई की 25 मई 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 के अंत में कुल 117.23 करोड़ कनेक्शनों में 114.39 कनेक्शन वायरलेस तथा 2.84 करोड़ कनेक्शन वायरलाइन टेलीफोन के थे। इन आंकड़ों के आधार पर मार्च 2023 के अंत में देश में टेली डेंसिटी 84.51 थी, जहां टेली डेंसिटी का तात्पर्य 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या से है। ट्राई के इन आंकड़ों के अनुसार मार्च 2023 के अंत में देश में कुल 117.23 करोड़ टेलीफोन कनेक्शन में शहरी कनेक्शनों की संख्या जहां 65.37 करोड़ थी, वहीं ग्रामीण क्षेत्र के कनेक्शनों की संख्या 51.86 करोड़ रिकॉर्ड की गई थी। इस प्रकार टेली डेंसिटी शहरी क्षेत्रों में 133.8% तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 57.07% थी। सर्वाधिक टेली डेंसिटी 273.67% दिल्ली में थी, जबकि बिहार में यह न्यूनतम 55.23% थी। मार्च 2023 के अंत में देश में मोबाइल फ़ोन सेवा बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की हिस्सेदारी 9.27%, BSNL की 9.06% तथा MTNL की
90.21% थी, जबकि 90.73% बाजार निजी कंपनियों के कब्जे में थी। देश की सबसे बड़ी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी मार्च 2023 के अंत में रिलायंस जियो थी, जिसकी बाजार हिस्सेदारी 37.61% थी। 32.42% हिस्सेदारी के साथ भारती एयरटेल का दूसरा तथा 20.70% के साथ वोडाफोन आइडिया का तीसरा स्थान इस मामले में था। ट्राई के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2023 के अंत में देश में ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 78.83 करोड़ थी, जो बढ़कर मार्च 2023 के अंत में 83.93 करोड़ हो गई थी। प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शन की संख्या सर्किल और टेली डेंसिटी प्रतिशत में 2022 और यहाँ पे होगा मार्च 2023 तक का। बिहार में 52.88 से बढ़कर 55.23, उत्तर प्रदेश में 67.35 से घटकर 66.12 हो गया 2023 में, मध्य प्रदेश में 67.68 से घटकर 66.73 हो गया, असम में 68.50 से बढ़कर 70.72 हो गया 2023 में, ओडिशा में 74.38 से बढ़कर 75.74 हो गया और राजस्थान में 79.62 से घटकर 79.45 हो गया। पूर्वोत्तर में 77.35 से बढ़कर 79.71 हो गया। पश्चिम बंगाल में 81.66 से बढ़कर 81.95 हो गया। जम्मू कश्मीर में 88.55 से बढ़कर 88.94 हो गया। हरियाणा में 92.24 से घटकर 89.61 हो गया। गुजरात में 95.08 से घटकर 92.58 हो गया। आंध्र प्रदेश में 93.53 से घटकर 92.93 हो गया। कर्नाटक में 100.10 से बढ़कर 101.91 हो गया। महाराष्ट्र में 103.15 से घटकर 101.96 हो गया। तमिलनाडु में 103.76 से बढ़कर 103.46 घटकर हो गया। और आगे पंजाब में 119.41 से घटकर 115.31 हो गया। हिमाचल प्रदेश में 138.44 से घटकर 119.69 हो गया। केरल में 125.15 से घटकर 122.31 हो गया और दिल्ली में 267.64 से बढ़कर 273.67 हो गया। संपूर्ण भारत में 84.88 से घटकर 84.51 हो गया है। फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 कंपनियों की सूची 2023। प्रतिष्ठित व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा 13 जून 2023 को द ग्लोबल 2000 कंपनियों की सूची जारी की गई। सूची में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और बिजली उत्पाद कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड को शामिल किया गया है। फोर्ब्स की सूची में कुल 55 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड विश्व भर की कंपनियों की फोर्ब्स की नवीनतम ग्लोबल 2000 सूची में 8 स्थानों का सुधार कर 45वें स्थान पर पहुंच गई है। यह स्थान किसी भी भारतीय कंपनी के लिए सर्वोच्च है। भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने 2023 के लिए फोर्ब्स की द ग्लोबल 2000 सूची में 52 स्थान का सुधार कर 433वीं रैंक पर पहुंच गई है। फोर्ब्स द्वारा ग्लोबल 2000 कंपनियों में 4 मैट्रिक्स बिक्री, लाभ, संपत्ति और बाजार मूल्य का उपयोग करके विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों को रैंक प्रदान करती है। 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक जेपी मॉर्गन सूची में शीर्ष पर है। वहीं सऊदी तेल कंपनी अरामको दूसरे स्थान पर है। वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे, जो पिछले वर्ष सूची में सबसे ऊपर थी, उसने अपने निवेश पोर्टफोलियो में अवास्तविक नुकसान के कारण नवीनतम सूची में 338वें स्थान पर आ गई है। टेक दिग्गज अल्फ़ाबेट सूची में 7वें और एप्पल 10वें स्थान पर है। 109.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सेल और 8.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लाभ के साथ ऑयल टू टेलीकॉम ग्रुप रिलायंस 45वें स्थान पर है। पिछले वर्ष इसकी रैंक 53वीं थी। इस तरह रिलायंस ने जर्मनी की BMW ग्रुप
स्विट्ज़रलैंड की नेस्ले, चीन की अलीबाबा और अमेरिका की प्रॉक्टर एंड गैम्बल और जापान की सोनी जैसी कंपनियों को पीछे छोड़ा है। ग्लोबल 2000 की सूची में अन्य भारतीय कंपनियों में SBI 77 में, HDFC 127 में, ICICI बैंक 163 में, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम 226 में, HDFC 232 में, LIC 363 में तथा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 387 में स्थान पर हैं। TCS और रिलायंस 2023 में शीर्ष भारतीय ब्रांड। रिपोर्ट। वैश्विक ब्रांड परामर्शक कंपनी इंटरब्रांड द्वारा मई 2023 के आखिरी सप्ताह में जारी रैंकिंग के अनुसार 50 सबसे अधिक मूल्यवान भारतीय ब्रांड की सूची में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS 1.09 लाख करोड़ रुपए के ब्रांड मूल्य के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज 65,320 करोड़ रुपए की ब्रांड वैल्यू के साथ दूसरे स्थान पर है। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस 53,323 करोड़ की ब्रांड मूल्य के साथ तीसरे स्थान पर है। HDFC चौथे, रिलायंस डिजिटल इकाई जियो 5वें स्थान पर है। शीर्ष 10 में शामिल अन्य ब्रांड में एयरटेल, जीवन बीमा निगम जिसे LIC भी कहते हैं, महिंद्रा, भारतीय स्टेट बैंक और ICICI बैंक है। इस बार सूची में शामिल सभी कंपनियों का संयुक्त मूल्यांकन $100 अरब 8.3 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े पर पहुंच गया है। यह पिछले दशक की तुलना में 167% अधिक है। निजी क्षेत्र की भारत की सबसे मूल्यवान कंपनियों की हुरुन सूची 2022। बरगंडी प्राइवेट के साथ हुरुन इंडिया ने 20 जून 2023 की निजी क्षेत्र की सबसे मूल्यवान भारतीय कंपनियों की सूची जारी की है। सूची में रिलायंस इंडस्ट्री RIL 16.3 लाख करोड़ की वैल्यू के साथ देश की टॉप 500 कंपनियों की सूची में सबसे ऊपर है। यह सूची 6 महीने की अवधि 30 अक्टूबर 2022 से 30 अप्रैल 2023 तक के दौरान शीर्ष 500 भारतीय कंपनियों के मूल्य में बदलाव को ट्रैक करती है। 11.8 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य के साथ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS दूसरे स्थान पर रही और इसके बाद HDFC बैंक 9.4 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत में 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों के कुल मूल्य में 6.4 की मामूली कमी आई है। कंपनियों में ने सेंसेक्स और अन्य वैश्विक सूचकांकों की तुलना में कमजोर प्रदर्शन किया। इस सूची के अनुसार अडानी ग्रुप का मूल्य 52% या रुपये 10,25,955 करोड़ कम हो गया। हुरुन सूची में भारत की 10 सबसे मूल्यवान कंपनी रैंक कंपनी और उनका बाजार मूल्य। पहली रैंक है रिलायंस इंडस्ट्री की 16,37,327। दूसरा है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 11,76,385। तीसरा है HDFC बैंक 9,41,386। चौथा है ICICI बैंक 6,41,930। पांचवा है ITC 5,29,682। छठा है इन्फोसिस 5,19,794। सातवां है HDFC 5,08,172। आठवां है भारतीय एयरटेल 4,76,737। नौवां है कोटक महिंद्रा बैंक 3,84,001। लार्सन एंड ट्रोबो है 3,31,694। भारत के रक्षा निर्यात में 9 वर्षों में 23 गुना बढ़ोतरी। हाल ही में सरकार की ओर से जारी एक आंकड़े के अनुसार भारत के रक्षा निर्यात ने करीब 23 गुना की वृद्धि दर्ज की है। भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में लगभग 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारत 85 से अधिक देशों को रक्षा सामग्री का निर्यात कर रहा है। इसके साथ ही 100 कंपनियां रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रही हैं, जिसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, मिसाइल, आर्टिलरीगन, पिनाका रॉकेट व लॉन्चर शामिल हैं। सरकार ने पिछले 9 वर्षों में रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक नीतिगत उपाय किए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत किए गए उपायों से देश में रक्षा उपकरणों के डिज़ाइन,
विकास और विनिर्माण को उल्लेखनीय बढ़ावा मिला है। वर्ष 2026 तक 40,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों का निर्यात करने का सरकार का लक्ष्य है। भारत शीघ्र ही मिस्र, अर्जेंटीना को तेजस लड़ाकू विमान निर्यात कर सकता है। फिलहाल भारत श्रीलंका, फ्रांस, रूस, मालदीव, इजराइल, नेपाल, सऊदी अरब और पोलैंड जैसे देशों को हथियार बेचता है। विश्व बैंक की दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना। विश्व बैंक ने 14 जून 2023 को बांग्लादेश में 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण समझौते के साथ दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है। यह परियोजना सड़क सुरक्षा में सुधार लाने और चयनित शहरों, उच्च जोखिम वाले राजमार्गों और जिला सड़कों में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और चोटों को कम करने का प्रयास करती है। यह परियोजना बांग्लादेश में 2 राष्ट्रीय राजमार्गों गाजीपुर एलेंगा N4 और नटौर नवाबगंज N6 पर केंद्रित रहेगी। परियोजना का उद्देश्य इन 2 राजमार्गों पर सड़क यातायात से होने वाली मौतों में 30% से अधिक की कमी लाना है। बांग्लादेश के 5 प्रभागों ढाका, खुलना, राजशाही, रंगपुर और मेमनसिंह में सुरक्षित सड़क वातावरण बनाना है। इन सुधारों में सड़क चिन्ह, डिवाइडर, फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग, स्पीड ब्रेकर की स्थापना शामिल होगी। ONGC और रेल विकास निगम को नवरत्न कंपनी का दर्जा। ONGC विदेश लिमिटेड को अगस्त 2023 में तथा रेल मंत्रालय के उपक्रम रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL को नवरत्न कंपनी का दर्जा मई 2023 में दिया गया है। इससे पूर्व RVNL को सितंबर 2023 में मिनी रत्न कंपनी का दर्जा मिला था। सार्वजनिक क्षेत्र की RVNL कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹3000 करोड़ है, जबकि चुकता पूंजी पेड अप कैपिटल ₹2085 करोड़ है। वहीं ONGC विदेश लिमिटेड OVL ने वर्ष 2022-23 के लिए 11,676 करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार करते हुए 1,700 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है। तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी ONGC विदेश अगस्त 2023 में नवरत्न कंपनी दर्जा प्राप्त करने वाली 14वीं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बन गई है। नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलने के बाद इन कंपनियों को परिचालन के मामले में अपेक्षाकृत अधिक स्वायत्तता प्राप्त हो गई है। इसके साथ ही इनकी वित्तीय स्वायत्तता एवं अधिकारों में भी वृद्धि हुई है। नवरत्न कंपनी को सरकार की पूर्वानुमति के बिना ही ₹1000 करोड़ तक के निवेश स्वयं ही करने की अनुमति होती है। साथ ही कंपनी की नेटवर्थ का 15% किसी एक परियोजना के लिए अथवा नेटवर्थ का 30% तक पूरे वर्ष के दौरान ₹1000 करोड़ की सीमा के भीतर ही बिना पूर्वानुमति के निवेश करने की अनुमति रहती है। नवरत्न कंपनी बनने से पूर्व कंपनी का स्टेटस मिनी रत्न का होना चाहिए। साथ ही इसके बोर्ड में 4 स्वतंत्र निदेशक होने आवश्यक हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड और ONGC को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलने के बाद इस तरह देश में नवरत्न कंपनियों की संख्या अब 14 हो गई है। इनकी पूरी सूची निम्नलिखित है। देश की 14 नवरत्न कंपनियां अगस्त 2023 की स्थिति के अनुसार: नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, BEL, भारतीय नौवहन निगम SCI, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAI, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC, नवेली लिग्नाइट लिमिटेड NLL, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड NBCCL, इंजीनियरिंग इंडियन लिमिटेड EIL, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CONCOR, रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL, ONGC विदेश लिमिटेड ONGC। उपर्युक्त 14 कंपनियों के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र की 13 कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा 2023 तक प्राप्त था। महारत्न का दर्जा नवरत्न कंपनियों से बड़ा होता है। भारत अब विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNPF की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत अब 2023 में ही विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है।
तथा इस मामले में उसने चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत व चीन के पश्चात तीसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश अमेरिका है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की वर्ष 2023 की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो 19 अप्रैल 2023 को प्रकाशित हुई में भारत की 2023 की मध्यम वर्षीय जनसंख्या 142.86 करोड़ व चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ दिखाई गई है। इस प्रकार 2023 में भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से 29 लाख अधिक हो गई है। तीसरे स्थान पर अमेरिका की जनसंख्या 34 करोड़ इस रिपोर्ट में आकलित की गई है। पहले के विभिन्न प्रक्षेपणों में इस दशक के अंत तक ही भारत की जनसंख्या चीन से अधिक होने के अनुमान थे, किंतु चीन में प्रजननता दर में काफ़ी गिरावट आने के कारण इस वर्ष ही यह स्थिति उत्पन्न हो गई। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की जनसंख्या 166.8 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जबकि चीन की जनसंख्या घटकर 131.17 करोड़ रह जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में होने वाली वृद्धि में 50% योगदान 8 देशों कांगो, मिस्र, इथोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस व तंजानिया का होगा। रिपोर्ट में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 देश 1970 की स्थिति तथा 2023 व 2060 में प्रक्षेपण के आधार पर इस प्रकार है। विश्व में 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, तो पहला है यहाँ पे चीन 1970 में 82.3, 2023 में भारत है और 2050 तक में भी भारत रहेगा 167 के साथ में। दूसरे यहाँ पे है 1970 में भारत, तीसरे पे है रैंक पे अमेरिका और चौथी रैंक पे रूस और पांचवी रैंक पे इंडोनेशिया। 2023 में होगा भारत के बाद चीन, फिर अमेरिका, फिर इंडोनेशिया और पाकिस्तान, और यहाँ पे जनसंख्या दी हुई है, इसे भी आप एक बार देख लीजिएगा। 2050 में भारत के बाद होगा चीन और फिर नाइजीरिया, फिर अमेरिका, फिर पाकिस्तान, यहाँ पे जनसंख्या दी हुई है, आप उसे एक बार देख लीजिएगा। कोष्टक ने देश की जनसंख्या करोड़ में दर्शाई हुई है, ये नंबर्स जो हैं ये करोड़ में दर्शाए गए हैं। वैश्विक जनसंख्या के 2022 में 8 अरब होने के पश्चात 2050 में 9.7 अरब तथा 2100 में 10.4 अरब होने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2064 में अपने उच्चतम स्तर 170 करोड़ पर होगी, जिसके बाद इसमें गिरावट प्रारंभ होगी और 2100 में यह 153 करोड़ के स्थिर स्तर पर पहुंच जाएगी। विश्व में औसत जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2019 में 72.8 वर्ष थी, जो 1990 की तुलना में 9 वर्ष अधिक थी। मृत्यु दर में आगे और गिरावट के चलते 2050 में औसत जीवन प्रत्याशा 77.2 वर्ष होने का पूर्वानुमान रिपोर्ट में व्यक्त किया गया है। इससे कुल जनसंख्या में 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का हिस्सा जो 2022 में 10% था, 2050 में 16% होने की संभावना है। भारत की जनसंख्या संरचना पर टिप्पणी करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि यहाँ की जनसंख्या का 68% भाग 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग में है, जबकि 26% जनसंख्या 10 से 24 वर्ष आयु वर्ग में है। इस प्रकार भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है। इसका अर्थ है कि देश की 68% जनसंख्या युवा एवं कार्यशील है। इसके डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात अब की जाने लगी है। यहाँ पे भारत और चीन की जनसंख्या तुलनात्मक प्रस्तुति वर्ष 2023 के मध्य तक दी गई है। पहला है देश, फिर जनसंख्या करोड़ में 15 से 64 वर्ष उम्र के लोग और 65 वर्ष से अधिक और TFR, और यहाँ पे दिया हुआ है जीवन प्रत्याशा। तो यहाँ पे देश है भारत और उसके बाद देखते हैं इसका जनसंख्या है 142.86 करोड़ में। चीन की जनसंख्या है 142.57 करोड़ में। 15 से 64 वर्ष के लोग यहाँ पे भारत में 68% हैं और चीन में 69% हैं। 65 वर्ष से अधिक जनसंख्या है भारत की 7% और चीन की है 14%। TFR है इसका 2 और यहाँ पे है 1.2। यहाँ पे जीवन प्रत्याशा है भारत में 72.5 वर्ष और चीन में है 79 वर्ष।
और विश्व में है टोटल जनसंख्या 804.50 करोड़। 15 से 64 उम्र के लोग हैं 65%। 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं 10%। TFR है 2.3 और जीवन प्रत्याशा है 73.5 वर्ष। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 दुनिया के विभिन्न देशों में लॉजिस्टिक की स्थिति के आकलन संबंधी विश्व बैंक की वर्ष 2023 की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 23 अप्रैल 2023 को जारी की गई। इस सूचकांक में 4.3 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान सिंगापुर का व 4.2 स्कोर के साथ दूसरा स्थान फिनलैंड का है। तीसरे स्थान पर 4.1 स्कोर के साथ 4 देश हैं, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड व स्विट्जरलैंड। इन चारों को तीसरा स्थान संयुक्त रूप से रिपोर्ट में दिया गया है। इनके पश्चात 4 स्कोर के साथ 6 देशों ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, हांगकांग, स्वीडन, संयुक्त अरब अमीरात का है। यह सभी 6 देश संयुक्त रूप से 7वें स्थान पर हैं। लॉजिस्टिक निष्पादन सूचकांक 2023 प्रमुख शीर्ष 10 राष्ट्र की रैंकिंग। रैंक, देश और स्कोर। पहला रैंक है सिंगापुर का 4.3 स्कोर के साथ। दूसरा है फिनलैंड 4.2 स्कोर। तीसरा है डेनमार्क 4.1 स्कोर। तीसरा है जर्मनी 4.1। तीसरा नीदरलैंड 4.1। तीसरा स्विट्ज़रलैंड 4.1। इन सभी की थर्ड रैंक है 4.1 के स्कोर के साथ में। तीसरे रैंक पर स्विट्ज़रलैंड भी है 4.1 स्कोर के साथ में। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, हांगकांग, स्वीडन, संयुक्त अरब अमीरात 7वें रैंक पे हैं स्कोर 4 के साथ में। लॉजिस्टिक के संदर्भ में सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण इस मामले में भारत की स्थिति में काफ़ी सुधार हाल के वर्षों में हुआ है। विश्व बैंक की वर्ष 2023 की नवीनतम लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI रिपोर्ट में 139 देशों में 38वां स्थान 4 अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से भारत को प्राप्त हुआ है। इन पाँचों देशों के लिए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 3.4 आकलित किया गया है। 2014 में भारत इस इंडेक्स में 54वें तथा 2018 में 44वें स्थान पर था। इस तरह भारत के प्रदर्शन में लगातार सुधार हुआ है। लॉजिस्टिक्स के मामले में बेहतर प्रदर्शन के लिए मोदी सरकार ने 2021 में प्रधानमंत्री गति शक्ति PM गति शक्ति पहल की घोषणा की थी। बाद में 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति NLP घोषित की गई थी। इन सभी कदमों का उद्देश्य परिवहन संबंधी चुनौतियों को समाप्त करना, उत्पादित सामान को उसके गंतव्य तक तीव्र गति से पहुंचाना तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए समय और धन की बचत करना था। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस के मामले में भारत के बेहतर प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए विश्व बैंक ने रिपोर्ट में कहा है कि आधुनिकीकरण व डिजिटलीकरण के कारण भारत का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। लॉजिस्टिक्स की स्थिति के मामले में सबसे निचला स्थान अफगानिस्तान व लीबिया का है, जिनका स्कोर 1.919 है। 139 देशों में यह दोनों संयुक्त रूप से 138वें स्थान पर हैं। इनके ऊपर 137वें स्थान पर सोमालिया है। सूचकांक में निम्न लॉजिस्टिक निष्पादन वाले देश। रैंक, देश और स्कोर। 132 रैंक है क्यूबा का 2.2 स्कोर के साथ। 132 रैंक है यमन का भी 2.2 स्कोर के साथ। अंगोला, कैमरून और हैती 134 रैंक है इनका 2.1 स्कोर के साथ। 137 रैंक पे है सोमालिया 2 स्कोर के साथ में। 138 रैंक पे है अफगानिस्तान और लीबिया 1.9 स्कोर के साथ में। वर्ष 2023 की विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में भारत का स्थान 3.4 स्कोर के साथ 4 अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से 38वां है। वहीं भारत के पड़ोसी देशों में 3.7 स्कोर के साथ चीन 19वें स्थान पर है, जबकि 2.8 स्कोर के साथ में श्रीलंका 73वें स्थान पर है। 2.6 स्कोर के साथ में बांग्लादेश 88वें स्थान पर। 2.5 स्कोर के साथ भूटान 97वें स्थान पर है। अन्य प्रमुख देशों में फ्रांस व जापान जहां संयुक्त रूप से 13वें स्थान पर हैं, वहीं अमेरिका 17वें, ब्रिटेन 19वें, सऊदी अरब का 38वां और रूस का 88वां स्थान है।
प्रमुख देशों की रैंक देश और स्कोर दिए हुए हैं। 13वीं रैंक पे फ्रांस और जापान दोनों हैं 3.9 स्कोर के साथ में। 17वीं रैंक पे अमेरिका है 3.8 स्कोर के साथ में। 19वीं रैंक पे ब्रिटेन है 3.7 स्कोर के साथ में। 38वीं रैंक पे है सऊदी अरब 3.4 रैंक के साथ में। और 88वीं रैंक पे है रूस 2.6 स्कोर के साथ में। लॉजिस्टिक की प्रभावशालिता का आकलन 6 मानकों के आधार पर किया जाता है, जो इस प्रकार हैं: सीमा शुल्क प्रदर्शन, आधारभूत संरचना की गुणवत्ता, शिपमेंट की सुलभ व्यवस्था, लॉजिस्टिक सेवाओं की गुणवत्ता, भेजी गई वस्तु की ट्रैकिंग और अनुरेखण तथा शिपमेंट की समयबद्धता। 2022-23 में देश में खाद्य उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान। फसल वर्ष 2022-23 के दौरान देश में प्रमुख कृषिगत उपजों के तीसरे अग्रिम अनुमान किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, इसे याद रखिएगा, किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 25 मई 2023 को जारी किए गए। इससे पूर्व 14 फरवरी 2023 को दूसरे अग्रिम अनुमान तथा 22 सितंबर 2022 को पहले कृषि उपजों के अग्रिम अनुमान जारी किए गए थे। मई 2023 में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2022-23 में गेहूं, चावल व मक्का सहित खाद्यान्नों का कुल उत्पादन अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर अनुमानित किया गया है। तिलहनों का उत्पादन भी इस वर्ष रिकॉर्ड स्तर पर अनुमानित है। अन्य अधिकांश उपजों के उत्पाद में पूर्व वर्ष 2021-22 की तुलना में वृद्धि 2022-23 में दर्ज की गई है। तीसरे अग्रिम अनुमानों के तहत 2022-23 में प्रमुख फसलों के उत्पादन अनुमान इस प्रकार हैं: कुल खाद्यान्न 330.54 मिलियन टन रिकॉर्ड, चावल 135.54 मिलियन टन रिकॉर्ड, गेहूं 112.74 मिलियन टन रिकॉर्ड, बाजरा 11.17 मिलियन टन, पौष्टिक मोटे अनाज 54.75 मिलियन टन, मक्का 35.91 मिलियन टन रिकॉर्ड है ये, दलहन 27.50 मिलियन टन, अरहर 4.35 मिलियन टन, चना 13.54 मिलियन टन, मूंग 3.74 लाख टन, तिलहन 41 मिलियन टन, ये भी रिकॉर्ड है, सोयाबीन 14.98 मिलियन टन रिकॉर्ड, रेपसीड एवं सरसों 12.49 मिलियन टन रिकॉर्ड, मूंगफली 10.28 मिलियन टन, कपास 34.35 मिलियन गांठें प्रत्येक 170 किलोग्राम, जूट एवं मेस्ता 9.49 मिलियन गांठें प्रत्येक 180 किलोग्राम पर, गन्ना 4.94 मिलियन टन रिकॉर्ड। कृषि मंत्रालय के 25 मई 2023 के तीसरे अग्रिम अनुमानों में 2022-23 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 330.54 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर होने का अनुमान लगाया गया है। यह पूर्व वर्ष 2021-22 में प्राप्त किए गए 315.62 मिलियन टन की तुलना में 14.92 मिलियन टन अधिक है। 2022-23 के दौरान चावल का उत्पादन रिकॉर्ड 135.54 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर होने का अनुमान लगाया गया है। यह पूर्व वर्ष 2021-22 में प्राप्त किए गए 129.47 मिलियन टन उत्पाद की तुलना में लगभग 6.07 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2022-23 के दौरान गेहूं का कुल उत्पादन 112.14 मिलियन टन होने का अनुमान तीसरे अग्रिम अनुमानों में लगाया गया है। यह 2021-22 में प्राप्त किए गए 107.74 मिलियन टन उत्पाद की तुलना में 5 मिलियन टन अधिक है। तीसरे अग्रिम अनुमानों में 2022-23 के दौरान पौष्टिक या मोटे अनाजों का कुल उत्पादन 54.75 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। यह 2021-22 में प्राप्त किए गए 51.10 मिलियन टन उत्पाद की तुलना में 3.65 मिलियन टन अधिक है। तीसरे अग्रिम अनुमानों में 2022-23 के दौरान दालों का कुल उत्पादन 27.50 मिलियन टन अनुमानित है। यह पूर्व वर्ष 2021-22 में प्राप्त किए गए 27.30 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में लगभग 2 लाख टन अधिक है।
2022-23 के दौरान तिलहनों का कुल उत्पादन 41 मिलियन टन अनुमानित है। यह पूर्व वर्ष 2021-22 में प्राप्त किए गए 37.96 मिलियन टन उत्पाद की तुलना में 3.04 मिलियन टन अधिक है। 2022-23 के दौरान गन्ने का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 494.23 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। यह 2021-22 में प्राप्त किए गए 439.43 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 54.80 मिलियन टन अधिक है। 2022-23 के दौरान कपास का उत्पादन 34.35 मिलियन गांठ होने का अनुमान है, जो वर्ष 2021-22 में प्राप्त किए गए 31.12 मिलियन गांठ से 3.25 मिलियन गांठ अधिक है। 2022-23 के दौरान जूट एवं मेस्ता का उत्पादन 9.49 मिलियन गांठ अनुमानित है, जो वर्ष 2021-22 में उत्पादित 10.15 मिलियन गांठ से कम है। 2022-23 में देश के जीडीपी व राष्ट्रीय आय के एनएसओ के ताज़ा अंतिम अनुमान। 2022-23 के देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी व राष्ट्रीय आय संबंधी अंतिम अनुमान प्रोविजनल एस्टिमेट्स राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा अनुमान में 31 मई 2023 को जारी किए। इस वित्तीय वर्ष में जीडीपी में वृद्धि 7.2% अनुमानित है। इससे पूर्व इस वित्तीय वर्ष के लिए जीडीपी संबंधी पहले अग्रिम अनुमान फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स 7 जनवरी 2023 को तथा दूसरे अग्रिम अनुमान सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स 28 फरवरी 2023 को केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ द्वारा जारी किए गए थे। दूसरे अग्रिम अनुमानों में 2022-23 में जीडीपी में वृद्धि 7% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया था। पूर्व वर्ष 2021-22 में देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि 9.1% रही थी। 2022-23 की राष्ट्रीय आय संबंधी पहले अग्रिम अनुमान 7 जनवरी 2023 को ऐसे समय जारी किए गए थे जब इस वित्तीय वर्ष की पहली 2 तिमाहियों क्वार्टर 1 व क्वार्टर 2 के उत्पादन संबंधी आंकड़े ही उपलब्ध थे। तीसरी तिमाही क्वार्टर 3 अक्टूबर से दिसंबर 2022 के जीडीपी संबंधी आंकड़े उपलब्ध होने पर दूसरे अग्रिम अनुमान एनएसओ ने 28 फरवरी 2023 को जारी किए थे। अब चौथी तिमाही क्वार्टर 4 के भी आंकड़े उपलब्ध हो जाने पर इस वित्तीय वर्ष 2022-23 की राष्ट्रीय आय संबंधी अंतिम अनुमान प्रोविजनल एस्टिमेट्स एनएसओ द्वारा 31 मई 2023 को जारी किए गए। अंतिम अनुमानों के तहत राष्ट्रीय आय संबंधी प्रमुख आकलन निम्नलिखित हैं। यहाँ पे 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर एट कांस्टेंट 2011-12 प्राइजेस रुपए जो हैं यहाँ लाख करोड़ में दिखाए गए हैं। 2021-22 28 फरवरी 2023 के पहले संशोधित आकलन और यहाँ पे 22-23 31 मई 2023 के अंतिम आकलन पी और यहाँ पे आरई दिखाया गया है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला, मूल कीमतों पर मूल्यवर्धन GVA एट बेसिक प्राइजेस 137.98 था और अब 147.65। उत्पादन पर निबल कर नेट टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन 11.28 और 12.42। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 149.26 और अभी 2023 31 मई तक 160.06। राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय आय NNI 126.71 और अनुमानित है 2023 का 136.04। प्रति व्यक्ति आय रुपए में 92,583 और अनुमानित है 2023 का 98,373। प्रचलित मूल्यों पर एट करेंट प्राइजेस मूल कीमतों पर मूल्यवर्धन GVA बेसिक प्राइजेस 214.39 और अनुमानित है 247.43। उत्पादन पर निबल कर नेट टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन 20.32, 20.32, 24.98। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 234.71 और अनुमानित है 272.41
31 मई 2023 के अकॉर्डिंग। शुद्ध राष्ट्रीय आय NNI 203.27 और अनुमानित है 238.24। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम रुपए में 1,48,524 और अनुमानित है 1,72,276। ब्रैकेट में दिए गए आंकड़े पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्शाते हैं। प्रतिशत में ये जो नंबर्स हैं ये आपको पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्शा रहे हैं। इनको आप एक बार ठीक से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्थिर मूल्यों 2011-12 के मूल्य स्तर पर प्रमुख आकलन एस्टिमेट्स एट कांस्टेंट प्राइसेस सकल घरेलू उत्पाद GDP NSO के 31 मई 2023 के अंतिम आकलन में वित्तीय वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद GDP और GDP एट कांस्टेंट 2011-12 प्राइसेस रुपये 160.06 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। 7 जनवरी 2023 के पहले अग्रिम आकलन में यह रुपये 147.54 लाख करोड़ तथा 28 फरवरी 2023 के दूसरे अग्रिम आकलन में यह रुपये 159.71 लाख करोड़ अनुमानित था। इससे पूर्व 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद रुपये 149.26 लाख करोड़ था। NSO के 28 फरवरी 2023 के पहले संशोधित अनुमान के अनुसार। इस प्रकार 2022-23 में GDP में वृद्धि 7.2% रही है, जबकि 2021-22 में 9.1% की वृद्धि इसमें प्राप्त की गई थी। राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय NSO के 31 मई 2023 के अंतिम आकलन में स्थिर कीमतों पर 2011-12 के मूल्यों पर 2022-23 में शुद्ध राष्ट्रीय आय रियल नेट नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस रुपये 136.04 लाख करोड़ अनुमानित है, जबकि 2021-22 में यह रुपये 126.71 लाख करोड़ रही थी। इस प्रकार 2022-23 में स्थिर कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय आय में 7.4% की वृद्धि अनुमानित है, जबकि 2021-22 में वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि 8.6% रही थी। स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में रुपये 98,374 रहने का NSO का ताज़ा अंतिम आकलन है, जबकि 2021-22 में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय रुपये 92,583 रही थी। इस प्रकार वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में 6.3% की वृद्धि 2022-23 में होने का NSO का अंतिम आकलन है। 28 फरवरी 2023 के पहले संशोधित अनुमानों में स्थिर मूल्यों पर 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय रुपये 92,583 थी। मूल कीमतों पर सकल मूल्य संवर्धन ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइसेस वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थिर मूल कीमतों पर 2011-12 के मूल्य स्तर पर GVA रुपये 147.65 लाख करोड़ था, जो 2021-22 में रुपये 137.98 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। इस प्रकार 2022-23 में GVA एट बेसिक प्राइसेस में 7% की वृद्धि अनुमानित है। पूर्व वर्ष 2021-22 में GVA में 8.8% की वृद्धि रही थी। प्रचलित मूल्यों पर राष्ट्रीय आय संबंधी प्रमुख आकलन। सकल घरेलू उत्पाद GDP वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रचलित कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद GDP एट करंट प्राइसेस रुपये 272.41 लाख करोड़ रुपए का NSO का ताज़ा अंतिम अनुमान है। NSO के पहले संशोधित आकलन के अनुसार पूर्व वर्ष 2021-22 में यह रुपये 234.71 लाख करोड़ था। इस प्रकार चालू मूल्यों पर 2022-23 में GDP में वृद्धि 16.1% रहने का अनुमान है, जबकि 2021-22 18.4% की वृद्धि इसमें प्राप्त की गई थी। राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय NSO के 31 मई 2023 के अंतिम अनुमानों में प्रचलित कीमतों पर 2022-23 में शुद्ध राष्ट्रीय आय रुपये 238.24 लाख करोड़ अनुमानित है, जबकि 2021-22 में यह रुपये 203.27 लाख करोड़
रही थी। इस प्रकार चालू कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय आय में 17.2% की वृद्धि 2022-23 में अनुमानित है। चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में रुपये 1,72,276 रहने का NSO का ताज़ा अंतिम अनुमान है, जबकि 2021-22 में यह 1,48,524 थी। इस प्रकार चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में 16% की वृद्धि 2022-23 में होने का NSO का ताज़ा अंतिम अनुमान है। मूल्य कीमतों पर सकल मूल्य संवर्धन ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइसेस प्रचलित मूल्यों पर GVA 2021-22 में रुपये 214.39 लाख करोड़ था, जो 2022-23 में रुपये 247.43 लाख करोड़ रहने का NSO का ताज़ा अनुमान है। इस प्रकार प्रचलित मूल्यों पर 2022-23 में GVA में 15.4% की वृद्धि अनुमानित है। पूर्व वर्ष 2021-22 में इसमें 17.9% की वृद्धि रही थी। 2023-24 की पहली तिमाही अप्रैल-जून 2023 के GDP संबंधी आंकड़े अब 31 अगस्त 2023 को NSO द्वारा जारी किए जाएंगे।